Electronic configurations of elements, valence electrons, stability of fully filled and half filled orbitals. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हर एक एलिमेंट का कैसे लिखते हैं, और आखिर एक बड़ा सवाल हमारे सामने होता है कि आखिर क्यों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स या सबशेल्स ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। और हम लोग आज समझेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एटम्स, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखें और उसे ध्यान रखते हुए हम एटम्स के अलग अलग ऑर्बिटल्स को, उन रूल्स को ध्यान रख करके फिल करें, तो हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आसानी से बता सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो है ये तरीका जिसमें हम सबशेल्स लिखेंगे और उस पे जो है सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे और उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, SAPBDC इस तरीके से। और दूसरा तरीका है आप ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे S का ऑर्बिटल, P का ऑर्बिटल और D का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो पहला नोटेशन है उसमें हम क्या करते हैं, सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पेक्टिव लेटर सिंबल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल इज डिपिक्टेड बाय द सुपरस्क्रिप्ट लाइक ABC। देखिए, पहले नोटेशन में हम क्या करते हैं कि सबशेल को पहले लिखते हैं, ठीक है, और सबशेल के ऊपर लिखते हैं ये जो ABC है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पर लिखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सबशेल में, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको B सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको C सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। The similar subshell represented for different shells is differentiated by writing the principal quantum number before the respective subshell। और हम इन सबशेल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मान लीजिए 2S सबशेल है तो हम यहाँ इस सबशेल को लिखने से पहले इसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम सबशेल का नंबर लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In the second notation, each orbital of the subshell is represented by a box and the electron is represented by an arrow, a positive spin and an arrow down, a negative spin। देखो, और उसी तरीके से ये जो दूसरा तरीका है ऑर्बिटल डायग्राम में, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर सबशेल में एक बॉटम अप, मतलब एक एरो जो है ऊपर की तरफ रहेगा जो स्पिन आपको रिप्रेजेंट करेगा, और एक एरो नीचे की तरफ रहेगा जो कि स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर पॉजिटिव स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा जो एरो अप की तरफ रहेगा, और जो एरो डाउन की तरफ रहेगा वो नेगेटिव स्पिन होगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सेकेंड नोटेशन ओवर फर्स्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। देखो, जो सेकेंड वाला नोटेशन जिसमें हम ऑर्बिटल डायग्राम बना करके शो कर रहे थे, तो उसका एडवांटेज क्या है कि हम इसमें चारों क्वांटम नंबर्स को दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए, आपको S दिख रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, उससे हमें पता चलता है ना कि कौन सा सबशेल का है। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्या आप बताओ, यहाँ पर आप इस तरीके से जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इसमें आप बता पाओगे स्पिन अप स्पिन डाउन? नहीं बता सकते ना, लेकिन इस केस में पॉसिबल है। तो ऑर्बिटल डायग्राम का यही बेनिफिट है कि इसमें आप चारों क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो हम सबसे लिख करके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें चारों क्वांटम नंबर्स को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच गोज इन द ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी नेमली 1s। देखो, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लोएस्ट एनर्जी जो कि 1s में ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1s1। हाइड्रोजन एटम के पास क्योंकि सिर्फ इस सबशेल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी पहले शेल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम क्या लिखते हैं, 1s1। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि S सबशेल में है और फर्स्ट शेल में है। The second electron is helium, can also occupy first 1s orbital
Its configuration is therefore 1s2 as mentioned above. The two electrons differ from each other with opposite spin as can be seen from the orbital diagram. देखो हीलियम के केस में ना हम लिख सकते हैं, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है इसकी कितनी कैपेसिटी होती है इस सबशेल की, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में. तो देखो हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो इस तरीके से हम एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में. और जब हम इसे सबशेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए 2 लिख रहे हैं. पहले शेल में है और s सबशेल से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे. सो हियर्स द डायग्राम. हाइड्रोजन को हम इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और हीलियम को ऐसे. The third electron lithium is not allowed in the 1s orbital because of Pauli exclusion principle. देखो हमने Pauli exclusion principle में पढ़ा था कि अगर सिर्फ एक ऑर्बिटल में सिर्फ मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अगर फिल हो गया, और लिथियम का हमें पता है कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है. तो चलिए पहला ऑर्बिटल 1s तो ये फिल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, नेक्स्ट ऑर्बिटल में हम इसका इलेक्ट्रॉन भरेंगे लिथियम के केस में, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है तो अब हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिथियम का क्या हो जाएगा, 1s2, और क्योंकि हमने दूसरे शेल में भरा इलेक्ट्रॉन इसलिए 1s2 और यहाँ पर हो जाएगा 2s1. द 2s ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन. देखो इस 2s ऑर्बिटल में हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2. तो अभी इस s सबशेल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1, तो हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन कर सकते हैं. द कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम एटम इज देयरफॉर 1s2 2s2. और बेरिलियम का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो देखो इस 1s2 और यहाँ पर 2s2 हो गया ना, टोटल 4. In the next 6 elements, boron being 1s2 2s2 2pa1, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या दे, 1s2 2s2, क्योंकि s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम p सबशेल में भरेंगे. ठीक है. अब आप एक बात बताओ, हमने पिछले वीडियोस में देखा था ना कि p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये बात अब ध्यान रखो. अभी तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, देखो बेरिलियम का हमने देख लिया. यहाँ पर बोरोन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, क्योंकि 2 की कैपेसिटी होती है एस सबशेल की, और यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेरिलियम के लिए. कार्बन के लिए देखो 1s2 2s2 और बाकी जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम p सबशेल में डाल देंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमें पता है ना कितना होता है, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s2 में भरा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में भरा, और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे हम 2p में डाल देंगे. तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 1s2 2s2 2p2. सिमिलरली नाइट्रोजन का भी वही हो जाएगा. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर टोटल कितना है, 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1s2 2s2 कितना हो अभी तक, 4, तो 2p में कितना भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p3. सिमिलरली आप ऑक्सीजन का लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, और नियॉन का लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6. अब देखो p ऑर्बिटल्स को हमने प्रोग्रेसिवली फिल किया. इसमें 1 था, इसमें फिर 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, और हमने बात भी की थी कि मैक्सिमम जो है p और p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. 6 तो हमने फिल कर दिया. अब देखो इन सारे एलिमेंट्स का ऑर्बिटल डायग्राम देखो कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. लिथियम के पास हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट किया और फिर दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली बेरिलियम का देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें और 2 इसमें, और अपोजिट स्पिन में हमें फिल करना है. और बोरोन का देखो सिंपल है, इसमें कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देखो 1s को हमने फिल किया, ये 2s को फिल किया, ये हमने 2p को फिल किया. ये हमारा है 1s, ये है 2s और ये है 2p. सिमिलरली
ये सब भी हो जाएंगे 1s 2s 2p इस तरीके से। तो आपने 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2, फिर 2s में 2 भराया, फिर यहाँ पर एक। सिमिलरली आप इस तरीके से सबके ऑर्बिटल डायग्राम देखो कितना इजी है कैलकुलेट करना। एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी ध्यान रखने की, कि आप जो है पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाए। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद ही हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में। और जो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे फिल करेंगे, पहले इसको फिल करेंगे, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको। अभी जब तीनों फिल हो गए ना उसके बाद हम इसमें पेयरिंग शुरू करेंगे। तो देखा आपने ऑर्बिटल डायग्राम बहुत इजी है ड्रॉ करना। ये आपका 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द एलिमेंट सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 2 है इसमें और 2, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अच्छा ये मैं कैसे लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में की थी कि एक सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, और ये ऑर्बिटल्स का जो है ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ये भी हमने पिछले वीडियोस में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप ना वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इस ऑर्डर को हमने ना यहाँ पर देखा था, देखिए यहाँ पर देखा था 1s2 2s2 फिर 2p फिल होगा, फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 4d फिर 4p, इस तरीके से हम फिल करते जाएंगे। और हर एक सबशेल की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की वो भी हमने पढ़ी थी। अब देखो आर्गन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब देखो आर्गन में भी जो है p ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, मतलब ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है। हम ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ये इतना लंबा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना लिख करके अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो नियॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है क्या था 1s2 2s2 2p6 3s1 था, ठीक है। देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता था कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6, ये है नियॉन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर है। अगर हम सोडियम को रिप्रेजेंट करें नियॉन के रिस्पेक्ट में तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है, और नियॉन का कितना होता है 10, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे नियॉन, उसके बाद 2p6 के बाद कौन सा शेल आता है, सब शेल आता है 3s, तो 3s लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन का तो हमने निपट लिया। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसा होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नोबल गैस। सिमिलरली आप बाकी एलिमेंट्स का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अब समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। आखिर ये कोर इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, देखिए आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने अभी देखा होता है 1s2 2s2 2p6, ओके। सो गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, आपको पता है कि p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, एंड s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, d सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10, और f सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखो जैसा कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ओके। तो क्या नियॉन के सारे सबशेल्स फिल हैं पूरी तरीके से, चेक करते हैं। यहाँ देखो s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसमें 2 के 2 पूरे के पूरे फिल्ड है, ठीक है। इस s सबशेल में
ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 मैक्सिमम फिल हो सकता है, तो 2 इसमें है। पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो यहाँ पर देखो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, मतलब कि नियॉन के केस में सारे सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, जितने फिल्ड हो सकते थे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। सो द इलेक्ट्रॉन्स जो इन कंप्लीटली फिल्ड शेल्स में है उन्हें बोलेंगे क्या? कोर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई ये बात? अब समझते हैं दूसरी बात क्या है। And the electrons that are added to the electronic configuration shell with the highest principal quantum number are called valence electrons। मतलब कि कोर इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर लिया, उसके बाद जो भी शेल्स आते हैं विथ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उससे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात नहीं समझ में आई? समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो नियॉन के केस में हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, कंप्लीटली फिल्ड है। अब नियॉन के बाद आता है 3s 3p। अब इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, क्योंकि देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के बाद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है? 3। और 3 में अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन मिलाता है तो ये हमारा हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अब देखो आर्गन के केस में ही देख लो। आर्गन क्या है? एक नोबल गैस, क्योंकि इसमें जो है सारे सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब आर्गन में 3p, देखो 3p तक फिल है। 3p के बाद आता है 4s, तो 4s में अब इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखे समझते हैं। अभी अभी हमने सोडियम का एग्जाम्पल देखा था। सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो ये तो हमारा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इस मैंने 3s1 इसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 2p के बाद जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन्स आर कोर इलेक्ट्रॉन। नियॉन्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा जो कोर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम टू आर्गन, उन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर सोडियम में देखो कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8 एंड पोटेशियम का अगेन 1 एंड कैल्शियम का 2। तो ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, देखो पोटेशियम और कैल्शियम जो है, जिसमें 4s ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल है, तो इसमें किसको पहले भरेंगे? तो हमने ना पढ़ा था n+l रूल। n+l रूल से हमें पता चलता है कि किसकी एनर्जी लो है, तो जो लो एनर्जी वाला होगा उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है, और हाईएस्ट एनर्जी वाले को बाद में फिल करेंगे। पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 4s और 3d का दोनों का हम लोग n+l रूल से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद उसमें कंपेयर करेंगे कि किसकी एनर्जी लो है, ठीक है। तो 4s के केस में हमें पता है n+l अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर n कितना है 4 और l कितना हो जाएगा 0 4s सबशेल। तो ये आ जाएगा n+l, हमने 4 + 0 किया तो ये आया 4, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं 3d के लिए n+l, तो ये आ जाएगा 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो आप देखो दोनों में से एनर्जी किसकी लो है? ऑब्वियसली जिसमें n+l की वैल्यू कम है, तो मतलब 4s की एनर्जी लो है, तो कौन पहले फिल होगा? 4s पहले फिल होगा, देन हम फिल करेंगे 3d को, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19 होता है, ठीक है, हम जानते हैं 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है। उसके बाद आएगा 4s, ठीक है। तो 4s आया तो 4s में हम भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हो गया ना 19 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट करके देखो
1:2 2:2 2p6, यहाँ तक कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 10, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18, और इसको आप ऐड कर लो तो ये हो गया 19 इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम के केस में देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ठीक है। तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए उसको हम 4s में डालेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1:2 से 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, आर्गन में, और आर्गन कैसा है, नोबल गैस है। तो हम सोडियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उस मतलब नोबल गैस के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो पोटेशियम का कैसे लिखेंगे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के पास, ठीक है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गन के पास, तो हम लिखेंगे AR, और पोटेशियम का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। 18 इलेक्ट्रॉन को तो हमने निपटा लिया, अब हम जो बचा हुआ है उसको आगे वाले शेल में लिख देंगे, दैट इज 4s1, दैट इज 4s1। और कैल्शियम के केस में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हमने निपट लिया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4s में भर देंगे, दैट इज 4s2। तो इस तरीके से भी आप कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैल्शियम और पोटेशियम का हमने एग्जाम्पल देख लिया। हमें पता था कि 3s 3p 3d यहाँ पर आता है, लेकिन हमने 3d क्यों नहीं पहले फिल किया, पहले हमने 4s इसीलिए फिल किया 3d से पहले, क्योंकि 4s की एनर्जी लो होती है, और पहले हम लोग लो एनर्जी को फिल करते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी स्टेट में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ अ न्यू पैटर्न इज फॉलोड इन द बिगिनिंग with scandium 3d orbital being lower in energy than the 4p orbital is filled first। देखो स्कैंडियम के केस में ना हमें 3d को पहले भरना है या 4p को पहले भरना है, ये हम फिर से देखते हैं n+l रूल से, ठीक है। तो n+l रूल अप्लाई करेंगे, n होता है 3d के लिए, और l की वैल्यू क्या होगी 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। और 4p के लिए n+l क्या आ जाएगा 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखो n+l रूल के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो हमने पढ़ा था कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n की वैल्यू जिसमें कम होगी वो होगा लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर लो एनर्जी किसकी है, इसकी 3 जो है वो कम है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 कम है 4 से, तो ये हो जाएगा 3d लो एनर्जी वाला, मतलब पहले 3d को फिल करेंगे। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर पता है 21 होता है, तो स्कैंडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1:2 2:2 2p6 3s2 3p6 4s2, और पहले हम लोग 4p को ना भर के 3d को भरेंगे, तो 3d 1 हो जाएगा, ठीक है। और स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक जो है इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो स्कैंडियम टू जिंक जो है हम लोग यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। बस यहाँ पर जो है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये सीरीज हम लोग जिंक तक फॉलो करेंगे। We may be puzzled by the fact that chromium and copper have 5 and 10 electrons in 3d orbitals rather than 4 and 9। देखो इसको ना हम यहाँ समझते हैं। देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे सीरीज पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस हिसाब से भर के देखते हैं। तो पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक हमने भर लिया, ठीक है। 29 है, यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचा 3d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब ये क्या नया प्रॉब्लम है, देखिए इसको हम ना ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। आप ऑर्बिटल डायग्राम में इस अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 3d में, तो आप देखो यह है 5 ऑर्बिटल्स 3d के 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मैंने 9 भरे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किए हैं, ठीक है। आपने 3d9 का ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया। अब देखो 3d10 का ऑर्बिटल डायग्राम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3D10 तो फुली फिल्ड है, इसके सारे ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये डी सबशेल तो फुली फिल्ड है ना। तो क्योंकि ये फुली फिल्ड है ना, तो इसीलिए ये होगा एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जहां पर भी चांसेस होता है हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने के सबशेल्स को, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, चाहे वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में उसे जाना पड़े, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि उससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये जो 4s2 था ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन डी के पास चला जाएगा और ये हो जाएगा 3D10 और ये 4s1। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही हम प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। आप कभी भी इसे ऐसे मत लिखना, ठीक है। आज के बाद आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखोगे, और आपसे कोई पूछे कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, तो आप बता देना, क्योंकि 3D10 क्योंकि ये फुली फिल्ड है, और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, क्योंकि इनके एनर्जीज के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास भेज देता है और ये बन जाता है और भी ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अब क्रोमियम के केस में देखते हैं। देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो हमें क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। प्रॉब्लम देखो, उसके बाद हम फिल करते हैं 3D को। ठीक है, 3D में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर का आप लिखोगे ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सही कन्फिगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर चेंज आता है 4s2 3d4 में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होगा 4s1 3d5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। देखो, हमने जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो ड्रॉ किया ना, तो वो कुछ इस तरीके से आया। 4s2, देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने यहाँ पर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। अब d ऑर्बिटल्स में जो है पांचों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो मैंने 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, और ये ब्लैंक रह गया। अब देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये आप देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? वो 1, तो मैंने s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। ठीक है, अब d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन d के ऑर्बिटल्स में भर दिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों को, आप देखो इन दोनों का ऑर्बिटल डायग्राम देखो, ये है हाफ फिल्ड और ये जो है हाफ फिल्ड नहीं है। तो क्योंकि ये हाफ फिल्ड है डी ऑर्बिटल, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। अभी मैंने बताया, या फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो अब से आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग होता है। आप अब से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि ये सही तरीका है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लिखने से जो है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर आती है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, रीजन इज दैट फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्योंकि जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर ये एस सबशेल कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि हाँ चलो मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें भेज देता हूँ, अगर इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है तो मैं संतुष्ट हूँ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तुम रख लो इसे, और दोनों हाफ फिल्ड होकर के एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, देखो वैसे ही अगर P3 हुआ, P6 हुआ, P5 हुआ, D10 हुआ, F7 हुआ, F14 हुआ, तो ये सब क्या हो गया? ये सब एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आता है। जहाँ पर भी चांसेस बनते हैं P3 P6 D10 के या D5 के, तो आप वहाँ पर उस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, क्योंकि वो होता है एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, क्रोमियम और कॉपर का केस भी देख लिया है। ठीक है, देखो एक्सेप्शंस तो आते ही हैं, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो सीरीज़ हम फॉलो कर रहे थे उससे हटके हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है। तो ठीक है, एक्सेप्शंस केमिस्ट्री है, एंड वी नो कि केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज़ लाइक अ सोल विदाउट बॉडी, है ना। सो केमिस्ट्री हमारा तब तक नहीं कंप्लीट होता जब तक हम एक्सेप्शंस ना पढ़ लें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Saturation, with the saturation of 3D orbitals, filling of 4p orbital starts at gallium and is complete to krypton। देखो गैलियम में क्या होता है कि 3D ऑर्बिटल्स फिल हो जाने के बाद
उसके बाद हम क्या करते हैं, 4p को फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। 4p को हम लोग गैलियम से भरना शुरू करते हैं टिल क्रिप्टॉन, ठीक है। अब देखो गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 31, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 तक तो फिल है। अब यहाँ पर हम 4p को फिल करना शुरू करते हैं क्रिप्टॉन तक, और क्रिप्टॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। हमें पता है कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इसको 31 to 36 तक फिल कर सकते हो, गैलियम से लेकर क्रिप्टॉन तक यही पैटर्न चलेगा, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे 2 and 3 and so on, okay. In the next 18 elements from rubidium to xenon, the pattern of filling 5s 4d 5p orbitals are similar to that of 4s. देखो रुबीडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 37, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, और उसके बाद हम 4p6 से 5s1 को भरना शुरू करते हैं। उसके बाद हम 5s2 को फिल करेंगे, और सिमिलरली 5s के बाद हम 4d और 5p वाले ऑर्बिटल्स को भरते जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक, रुबीडियम से लेकर के जेनॉन तक पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। देन हम लोग उसके बाद 4d 5p इन सब को भरने के बाद हम 6s को भरना शुरू करेंगे, ठीक है। इन सीजियम एंड द बेरियम दिस ऑर्बिटल्स कंटेन 1 and 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो सीजियम और बेरियम में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ये 1s 2s इस तरह से फॉलो करेंगे, और 6s को फॉलो करेंगे। सीजियम में 6s1 होगा और बेरियम में 6s2 होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम भरते हैं लैंथेनम टू मर्क्यूरी को, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं 4f और 5d ऑर्बिटल्स में, 4f और 5d ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और 4f 5d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो गया, उसके बाद वाले एटॉमिक नंबर को हम 6p में भरेंगे, उसके बाद वाले एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को हम 7s में भरेंगे, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम 5f में भरेंगे, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग 6d में भरते जाएंगे एंड सो ऑन। और ये ऑर्डर जो है ऑर्बिटल्स का फिलिंग का, ये हमने पिछले वीडियोज में अफबाउ प्रिंसिपल में हमने सीखा था, है ना, ओके। सो देखो द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर ऑल शॉर्ट लिव्ड, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। देखो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और उन्हें हम आर्टिफिशियली जो है प्रोड्यूस करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर टेबुलेटेड इन टेबल 2.6। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस टेबल में सब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस यहाँ गिवन है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, ये सब कुछ सारे टोटल एलिमेंट्स का यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, ठीक है। देखो वन में आस्क, अब आप उसे कोई पूछते कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का फ़ायदा क्या है, ये जो आप इतना कुछ सीख रहे हो अफबा प्रिंसिपल से, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, इतना कुछ हमने सीखा, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए, आखिर क्या फ़ायदा। देखो फ़ायदा ये है सीखने का कि देखो बहुत सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ पर मिलता है, जैसे कि एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि क्यों दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ये भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्यों हैलोजेंस जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्यों नियॉन और आर्गन जैसे नोबल गैस एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते, ये सारे के सारे जो है आंसर हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है ये सारे जो सवालों का जवाब हमें डाल्टन के मॉडल ऑफ एटम से नहीं मिला था, तो ये सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। अब आप देखो हमने पढ़ा था ना स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल्स के बारे में। देखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ लोवेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना, उसमें सबसे हम पहले किस में भरते हैं, लोवेस्ट एनर्जी में भरते हैं, एंड देन हायर एनर्जी में हम लोग फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने अधिकतर एटम्स का हमने जो है देख लिया है। हमने मर्क्यूरी तक सीखा कि किस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उसको नेक्स्ट सबशेल में फिर हम लोग इस तरीके से फिल करते जाएंगे, ठीक है। हमने क्रोमियम और कॉपर का भी एग्जाम्पल देखा है अभी, है ना। क्रोमियम और कॉपर का भी एग्जाम्पल देखा कि क्यों जो है ये फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होने पर एक्स्ट्रा स्टेबली दिखाते हैं, क्यों हम इनका एटॉमिक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा ना लिख करके ऐसे लिखते, इसे हमने ऑर्बिटल डायग्राम से समझा अच्छे से। और क्यों हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d4 ना लिख करके 4s1 3d5 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है जो क्रोमियम का 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन 4s2 3d4 से, ठीक है। और हमें पता है कि हम कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s1 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर फुली फिल्ड होता है ना d ऑर्बिटल, तो इसीलिए ये ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो हमने आज सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स का कैसे लिखते हैं, ठीक है। n+l रूल से हम हेल्प ले सकते हैं और अफबाउ प्रिंसिपल से हमें तो ये जो सीरीज़ है ना 1s2 2s2 ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। सो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी सीखा, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ये हमने ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझा। सो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।